हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 11। माँ, पापा, देखिए मुझे जॉब लग गई है। ईशान अपना लैपटॉप लेते हुए बाहर आ जाता है। ईशान की बातें सुनकर पांडे निवास में हर कोई खुश हो जाता है। हाँ बेटा, मैं कहती नहीं थी तू लाखों में एक है, तो भला तुझे क्यों नहीं जॉब मिलती? तू तो खामखा 1 महीने से परेशान हो रखा है। माँ, मैं कैसे परेशान नहीं होता? भाई के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और ऐसे में जॉब छूट गई। परेशान होना तो लाजमी था ना। आप सबकी जिम्मेदारी भाई मुझे देकर गए हैं और मैं चाहता हूँ आप सबकी जिम्मेदारी अच्छे से उठाऊँ और भाई की उम्मीदों पर खरा उतरूँ, ताकि वो मुझे जहाँ से भी देख रहे हो मुझे देखकर प्राउड फील कर सके। ईशान हॉल में टंगी हुई सागर की तस्वीर देखते हुए बोलता है, आपको पता है पापा, 36 लाख का पैकेज है, यानी कि महीने की 3 लाख की सैलरी। मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था और मैं सेलेक्ट हो गया। आई कांट बिलीव दिस कि मुझे इतनी अच्छी जॉब इतनी आसानी से मिल सकती है। बेटा, खुद पर भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट पापा, एक प्रॉब्लम है, ये मुझे मुंबई में मिली है। पापा, बहुत अच्छी जॉब है, वहाँ पर लोगों की टैलेंट की कदर होती है, तो क्या मैं मुंबई चला जाऊँ? ईशान कैलाश जी के गले लगते हुए बोलता है। कैलाश जी प्यार से ईशान के गाल पर हाथ रखते हैं। क्यों नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पर संभालने के लिए सब कुछ। तू जा, तू जहाँ जाकर जॉब करना चाहता है कर, बस अपना ख्याल रखना और ईमानदारी से काम करना, क्योंकि बेईमानी का पैसा हराम का होता है और इंसान को खुद पर विश्वास होना चाहिए कुछ भी कर दिखाने के लिए। मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहली नौकरी तुम्हारे लिए इसीलिए छूटी थी ताकि दूसरी नौकरी तुम्हें अच्छी मिल सके। अब मन लगाकर मेहनत करना। हाँ पापा, पिछली जॉब के छूटने के बाद मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि पूछिए मत। कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाई। ईशानी मोबाइल पर से नज़र हटाते हुए बोलती है, थैंक यू। ईशान कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। धानी, धानी बहू, जाओ बाल गोपाल को भोग लगा दो, इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है। जी बाबूजी, हम अभी लगा देते हैं। बधाई हो देवर जी। धानी के चेहरे पर मुस्कान लेते हुए बोलती है, थैंक यू भाभी। अरे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें भोग लगाने की। धानी के बढ़े हुए कदम रुक जाते हैं। तुम भोग का प्रसाद बना दो, हम भोग लगा देंगे। बहू भोग लगा देगी तो क्या हो जाएगा? क्या चाहते हैं आप बताइए, क्या चाहते हैं? ये खुशखबरी पूरी होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। सुशीला जी की कटाक्ष भरते हुए बोलती है, क्या मतलब है आपका सुशीला जी? ये विधवा मेरी बेटी की खुशी के लिए भोग लगाएगी तो खुशी आने से पहले ही लौट जाएगी ना। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान के लिए हर इंसान बराबर होता है और कामयाबी कर्म से मिलता है, पूजा पाठ से नहीं। तुम तो चुप ही रहो। तुम आजकल के बच्चे तो हर बातों को मजाक ही लगता है। तुम जाओ भोग का प्रसाद बनाओ। जब बहू प्रसाद बना सकती है तो कान्हा जी को भोग क्यों नहीं लगा सकती है? आप तो चुप ही रहिए जी, हर बात में मेरा विद्रोह करने लग जाते हैं। कितना मना किया था इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। सागर की बातों में आकर इसे बहू बनाकर ले आए। कहा था हमने कि जो माँ बाप को खा गई वो बेटे बेटे को भी खा जाएगी, लेकिन नहीं, इस घर में तो मेरी बात सुनता ही कौन है। सुशीला, तुम अपने अंधविश्वास में पागल हो चुकी हो और सागर की मौत की जिम्मेदार धानी नहीं। सागर उस दिन अकेला शहीद नहीं हुआ था, उसके साथ 5 और साथी थे। सभी उस बम ब्लास्ट में शामिल हुए थे और शहीद हो गए थे और हमें उसकी मौत पर अफसोस नहीं, गर्व है।
अपने देश के लिए हर कोई जीता है, लेकिन अपने देश के लिए उसने जान दिया था। और धानी बहू के माता पिता उस ट्रेन में अकेले नहीं थे। उनकी मौत ट्रेन में अकेली नहीं हुई थी। उस दिन हज़ारों लोग थे ट्रेन में और उस ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार बने थे। इसलिए हर बात में बहू को कोसना बंद करो। धानी बहू, जाओ बाल गोपाल को भोग लगा लो। नहीं बाबूजी, हम बना देते हैं ना, माँ जी भोग लगा देगी। हम नहीं चाहते हैं हमारे साये की वजह से देवर जी को नुकसान पहुँचे। धानी अपनी बात कहकर किचन की ओर मुड़ जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सक्सेना मेंशन में शरद अपने ब्रेड पर बटर लगाते हुए खा रहा था और दूसरे हाथ से मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। कब तक तुम्हारा खाना और घूमने का इरादा है? कॉलेज छोड़े हुए भी तुम्हें 2 साल से ऊपर हो गए। गोविंद जी अपने बेटे को टोकते हुए बोलते हैं। शरद का हाथ रुक जाता है। बस डैड, इस महीने भर, अगले महीने से वो ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। ये तुम्हारा हर महीने का बहाना है। वैसे तो अपने भाई को बहुत मानते हो, कभी उसके जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? 21 साल की उम्र से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और आज इतना नाम बना रहा है। कुछ सीखते क्यों नहीं हो नीरज से? इतनी छोटी उम्र में आज वो हमारे बराबर पर आने को तैयार है और तुम 25 साल के हो गए हो और कुछ महीने बाद 26 साल के हो जाओगे, लेकिन अभी तक तुम्हारी बचपना नहीं गई है। भाई तो मशीन है, मैं मशीन थोड़ी ही हूँ। और डैड, बड़ा तो सबको एक दिन होना ही है ना। जब तक आप लोग संभालने के लिए हैं, मैं मज़े कर लेता हूँ। और अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कैसे जिम्मेदारी उठाओगे? शरद, बिजनेस ऐसे नहीं संभाला जाता है, उसे संभालने के लिए पहले सीखना पड़ता है। तुम कब बड़े होगे? रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारा पता नहीं अगला महीना कब आएगा और कब तुम ऑफिस जाओगे। जी डैड, मैं कल से जाने की कोशिश करूँगा। गोविंद, बच्चा है, क्यों डांट रहे हो? और अभी तो खेलने कूदने का दिन है। जिम्मेदारी तो उम्र के साथ निभाना सीख ही जाएगा, लेकिन ये उम्र उसका थोड़ी ना वापस आएगा। अरविंद जी शरद का साइड लेते हुए बोलते हैं। और अभी हम दोनों है ही, कारोबार संभालने के लिए तो बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? और नहीं तो क्या देवर जी, एक तो कठपुतली बनकर ही गया है, इसे तो इंसान बनने दीजिए। इसकी हंसी खुशी से ही तो घर घर लगता है। ये नहीं रहेगा तो घर वीरान हो जाएगा। आराधना शरद के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोलती है। थैंक यू बड़े पापा, बस आप ही मुझसे प्यार करते हो। और बड़ी माँ, आप मेरी असली माँ हो। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आप दोनों का बेटा हूँ और भाई इन दोनों के। शरद अपने मम्मी पापा को देखते हुए बोलता है और आराधना जी के सीने से लग जाता है। ज्वाइंट फैमिली में एक यही तो खासियत होती है, लोग अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे के बच्चों को प्यार करते हैं। 1-2 महीने घूम फिर लो, उसके बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना। अरविंद जी शरद को प्यार से बोलते हैं। भैया भाभी, आप दोनों के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। इतना बड़ा होने के बाद भी इसका बचपना नहीं जा रहा है। गोविंद जी शरद को देखते हुए गुस्से से बोलते हैं। बच्चा है अभी, धीरे धीरे सीख जाएगा। अगले महीने से इसने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो नीरज के साथ इसे भेज दूंगा। जब वो 16 घंटे काम करवाएगा ना, तब इसे पता चलेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं भाई के यहाँ पर लाने का जुगाड़ लगा रहा हूँ और आप लोग मुझे भाई के पास भेज रहे हैं। अगले महीने से यहीं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ नीरज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी नकुल उसके कैबिन के अंदर आता है। सर, आज आपको साइट पर विजिट करना है, उसके बाद क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग है। नकुल एक तरफ खड़ा होता हुआ नीरज को सारा शेड्यूल बताता है। सर, आप एक बार ट्राई कीजिए, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। नया शेफ नीरज के सामने कस्टर्ड परोसते हुए बोलता है। नीरज घूर कर उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखता है। ब्रेकफास्ट के टाइम कस्टर्ड कौन खाता है मुकुल?
सॉरी सर, मैंने इसे समझाया था। आज पहला दिन है इसीलिए तुम्हारी जॉब नहीं गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सॉरी सर। तभी एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। देखो नकुल, कौन है बाहर। ओके सर। नकुल बाहर जाने से पहले आवाज़ की नज़दीक सुनाई देने लग जाती है। हर हर महादेव। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।